सप्रेम नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय कुमार मुदकुलकर्णी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर एक बार साहित्यिक चर्चा में नाशिरा शर्मा द्वारा लिखित सरहद के इस पार नाम की जो कहानी है, इस पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूं। कहानी के विषय वस्तु के अंदर कुछ अंश लेकर मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं। सारे के सारे अंश लेना संभव नहीं है, इसलिए वहाँ पर वीडियो बनाते हुए तकलीफ आ जाती है। इसलिए कुछ अंशों पर चर्चा मैं कर रहा हूँ। नाशिरा शर्मा जी की कहानी जो सरहद के इस पार, इस कहानी में बंटवारे के बाद मिली आज़ादी के करीब 50 साल बाद भी भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान निर्माण से पैदा हुई समस्याओं से पूरी तरह से राहत न मिलने की बात की गई है और उसी विषय को लेकर कहानी में जो रेहान नामक पात्र है, नायक है, और अन्य पात्र है, उसके माध्यम से तत्कालीन स्थिति, सांप्रदायिकता, मनोविज्ञान, रिश्ते में आई दूरी, समाज की तरफ देखने का नज़रिया एक दूसरे की तरफ, ये सारी बातें इस कहानी में आई है। उसका वर्णन हम इस तरह से देख सकते हैं। कहानी के आरंभ में जो रेहान नाम का नायक है, उसकी मनोविकृत कृतियों को, शारीरिक, मानसिक, यह जो उसके हाव भाव है वो उसके मन पटल की दशा को दर्शाते हैं। तो कहानी का आरंभ इस तरह से तस्लीमा नसरीन ने सरहद के इस पार इस कहानी में किया है। तो उसमें रेहान खपरेल तड़ातड़ कच्चे आंगन में फेंक रहा है। जो रेहान नाम का नायक है वह अपने मकान के ऊपर चला गया। वहाँ पर जो खपरेल होते हैं उस खपरेल को तड़ातड़ उखाड़ कर आंगन की ओर फेंक रहा है। अब इसमें उसकी वक्रकृति, जो फेंकना या मारना, रास्ते पर फेंकना, यह कहीं ना कहीं विकृत मनोवृत्ति को, यानी मनुष्य के मन पटल के विद्रोह को वहाँ पर दर्शाती है। विद्रोह या उदासीनता, कई प्रकार के उसके मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। तो उस तरह से कहानी के आरंभ में रेहान अपने घर के छत पर बैठकर जो खपरेल है तड़ातड़ फेंक रहा है, वो गिरकर टूट रही है, मगर किसी में ये हिम्मत नहीं है उसे जाकर समझाए। कोई जाकर समझाने के लिए तैयार नहीं है। आंगन से में निकलकर या फिर दालन से ही रेहान को आवाज़ देकर कोई मना करता, ऐसी किसी में हिम्मत नहीं थी। अम्मा, और उसमें से जो अम्मा है, उस अम्मा को दिल का दौरा पड़ा, हाथ पर में दर्द था, वो सिकुड़ गए, मुंह से छाग निकल रहा है। और यह सारी कृति देखकर उसके पास दूसरी कोई अभिव्यक्ति का साधन ही नहीं है, क्योंकि इस झगड़े के कारण यह जो रेहान की क्रिया है, जो खपरेल फेंक रहा है, किसी को लग गई, किसी को कुछ नुकसान हो गया, और उसकी हरकतें देखकर मन पटल पर अम्मा के भी दबाव आ जाता है। और वह सोच कर, वह स्थिति देखकर कहीं ना कहीं वहाँ पर उसकी जो हिम्मत है वह हार जाती है और बेहोश हो जाती है। अब जब एक तो रेहान की एक क्रिया है, ऊपर से अम्मा को, वहाँ पर अम्मा बेहोश हो गई है, अब करे तो क्या करे। और इस अवस्था में जो रेहान की एक छोटी बहन है नसरीन, वह भागते हुए घर के पीछे चली जाती है और वहाँ पर शकूर चाचा होते हैं। उस शकूर चाचा शो बना रहे, उसे जाकर आवाज़ देती थी, शकूर चाचा, शकूर चाचा। वो कहता क्या है? तो रेहान भाई इस तरह से कर रहे, आइए। तो वो कहता ठीक है, आ जाऊँगा, और वह शकूर चाचा आ जाते हैं। नरगिस अपनी भाई की हरकतें देखकर घबरा जाती है, छोटी सी उम्र है।
वह आ जाते हैं। शकूर चाचा उसे किसी तरह से वहाँ से नीचे लेते हैं इस रेहान को, और इस तरह से उसकी जो हरकतें हैं उस हरकतों के कारण घर में तनाव होता है, और यह हरकतें दिखाई देती है कि उसके मन पटल पर कुछ ना कुछ चल रहा है, मन में कुछ तो चल रहा है। और वह जैसे नीचे आ जाता है, नीचे आ जाने के बाद वह कुछ बात कर रहा है। उस बात में वो कहता है मैं बता दूंगा, गिन गिर कर बदला लूंगा, मुझसे बचकर कोई नहीं भाग सकता है, मैं पूरी दुनिया जलाकर राख कर दूंगा। यानी मन में विद्रोह है, किसी बात का जलन है, मन में दर्द है, और उसे वह युवक रेहान वहाँ पर अपने क्रिया से, अपने बोलचाल से व्यक्त कर रहा है, और उस व्यक्त होते हुए क्रिया से पता चल रहा है कुछ ना कुछ इसके जीवन में तनाव है, कुछ में ना कुछ उदासीनता है, और इस तरह से वह अपनी बात कर रहा है। और जैसे ही रेहान भाई पीछे आ गए, उसे पकड़कर रेहान भाई के पीछे आकर शकूर चाचा ने उसे कमरे में ले गए और वहाँ पर उसे बिठा दिया कमरे में। और तब उसके नरगिस को, छोटी बहन को लगता है कि सुरैया ने कुछ ना कुछ किया है, सुरैया के कारण ये सब हो रहा है। अब सुरैया कौन है आगे देखेंगे। और सुरैया आपा से नफरत हो गई, और जैसे ये देखती है नसरीन, तो उसके मन में ये सुरैया नाम की जो लड़की है, जो रेहान की पहचान वाली है, उसे देखकर एकाएक गुस्सा आ जाता है। उसके कारण ही यह सारी रेहान भैया की स्थिति हो गई है। और तब तक अम्मा होश में आ गई इधर, और अब्बा शकूर चाचा ने अब्बा को फ़ोन कर दिया, और ये सारी स्थिति हो गई है। 7 साल के नरगिस सब वो देख रही है, और बार बार ये रेहान किसी तरह से वहाँ पर कुछ ना कुछ करता रहता है। और वह स्थिति कैसी है? वह स्थिति है वहाँ पर आतंकी स्थिति है। चारों तरफ वहाँ पर पुलिस घूम रही है, नाकाबंदी है, और ऐसी स्थिति में वहाँ पर ये लड़का चुप नहीं बैठता, और वहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ गाली देने लगता है, कुछ ना कुछ कहने लगता है। और जब इस तरह से उसकी हरकतें होने लगती है, तो उस हरकतों के कारण, कर्फ्यू लगने के कारण सब लोग घरों में चले गए, आतंक चारों तरफ है। और ऐसे में यह जब कभी छत पर चला जाता है, इस तरह से वो गालियाँ देने लगता है, तो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर यह हरकतें कर रहा है वहाँ पर हिंदुओं के कुछ ज़्यादा घर थे, मुस्लिमों के घर कुछ कम थे। और इस तरह से वह बार बार मैं नहीं छोड़ूंगा, इस तरह की बातें जब करता है, उन बातों में आतंक फैल जाता है, और उसके घर वालों को उस मोहल्ले में अपना घूमना फिरना या किससे बात करना वहाँ पर बोझिल सा लगता है, क्योंकि घर परिवार का सदस्य अगर किसी को इस तरह से हरकतें करता है तो बाकी सदस्य को भी कहीं ना कहीं मन पटल पर उसका असर होता है, और वह शर्मिंदगी में महसूस करता है। उसी तरह से यह रेहान की हरकतें बार बार हो रही है, और उसी के कारण वहाँ पर घर परिवार की स्थिति हो गई है, सन्नाटा छाया हुआ है। और यह बार बार कहता है कि मारो सारे हिंदुओं को, गले दबा दो इनके, साले कहते हैं कि तुम पाकिस्तानी हो, जाकर पूछो इनसे तुम्हारे बाप दादा कहाँ है। मेरे बाप दादा इसी धरती के आगोश में गड़े हैं, सबूत चाहिए तो जाकर देखो, हमारे कब्रिस्तान सबके सब मौजूद है वहाँ। खुद गद्दार है, और हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, नौकरी न देने का अच्छा बहाना ढूंढा है। आखिर कहे भी क्या, मारो सब कातिलों को, मारो खून की नदियाँ बहा दो मार मार कर। और इस तरह से रेहान के मन पटल पर सामाजिक स्थिति का वो असर हो गया है, जो समाज में बार बार इनकी कौम को लेकर, रेहान के जाति को लेकर कहा जाता था ये पाकिस्तानी हैं, तो रेहान के मन में उतना ही प्रेम भारत के लिए है जितना और लोगों में होता है। और इस कारण वह अंदर या अंदर वहाँ पर तड़प रहा है कि ये लोग हमें क्यों इस तरह से कहते हैं। और इसलिए वो कहता है मेरे बाप दादा तो यही के है, तुम्हें हमारे देशभक्ति का सबूत चाहिए तो कब्रिस्तान में जाकर देखो, हमारे बाप दादा की निशानी है, वो भारतीय यहाँ के है। और इस तरह से उसके मन में
कई बार ये बातें आने लगती है। और इसमें वह जैसे जैसे कर्फ्यू लग जाता है, वो कई बार कर्फ्यू एक भुलाकर बाहर आ जाता है कपड़े वगैरह पहनकर और शेरवानी पहनकर निकल जाता है। और देखिए किस भाई के लाल में ताकत है मुझे छूने की, इस तरह से कुछ बातें करते हुए बार बार बाहर आना, ये उसकी मन स्थिति हो गई है। क्योंकि पढ़ा लिखा है, इसके मन पटल पर सामाजिक स्थिति है, मन में देश प्रेम है, लेकिन सामाजिक स्थिति के चलते उसके मन पटल कर जो लोगों की बात है, जो सामाजिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के कारण इसे अपने ऊपर होते हुए आरोप या अपने जाति के ऊपर होते हुए आरोप या अलग अलग बातें उसके मन पटल को कहीं ना कहीं वहाँ पर व्यतीत कर देती है। और इस कारण से वह अपने मन की खटास इस तरह से निकाल लेता है। लोग इसे पागल करार देते हैं, लोग इसे कहते पागल है। और कई बार जब कर्फ्यू लग जाता है, ये छत पर चला जाता है और इस तरह से उल्टा बातें करने लगता है। पुलिस वाले भी वहाँ पर देखते हैं, हंसते मुस्कुराते हो, कहते हैं पागल है, कोई कोई सुनते हैं। और इस तरह से उसकी स्थिति है। अब ऐसी स्थिति क्यों, इसे पागल क्यों करार दिया जाता है? तो बात ऐसी थी, रेहान और सुरैया ये बीए तक साथ साथ पढ़ चुके थे, पढ़ाई करते थे, दोनों सहपाठी थे। और तब दोनों की पहले मित्रता हो गई और धीरे धीरे वह प्यार में बदल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। और उस तरह से वहाँ पर दोनों पहले दोस्त थे, मित्र थे बीए के स्तर पर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वह एमए में जाते जाते दोनों में प्रेम हो गया। और प्रेम के कारण, प्रेम हो जाने के बाद दोनों ने शादी करने के सपने देखे थे। लेकिन एकाएक सुरैया के घर वालों ने कहा कि सैयद के घर की लड़की, हम सैयद के घर की लड़की शेखों में नहीं जाएगी, नहीं दी जाएगी। और ऊपर से लड़का जो है रेहान, वह 5 साल से बेकार है। वो एमए कर चुका है, इसका एमए हो चुका है, 5 साल हो गए हैं। ये पीएचडी कर रहा है, लेकिन पीएचडी से मन उदासीन है और इसलिए अब बेकार है। इसलिए उस सुरैया के घर वाले कहते हैं कुछ काम नहीं करता, कुछ धंधा नहीं करता और इस तरह से आए दिन बातें करते रहता है। और हम शेख है और सैयद के घर की लड़की शेख के घरों में नहीं दी जाएगी और वो खानदान में छोटा है। इस तरह से वहाँ पर उन स्थितियों में उन जातिगत जो समीकरण है उनके अंदर भी, उस जातिगत समीकरण के अंदर भी अलग अलग वहाँ पर मानसिकता दिखाई देती है। और इसलिए सैयद की घर की लड़की शेखों में नहीं दी जाएगी, इस तरह से कहा गया। और उस सुरैया की शादी पाकिस्तान के किसी अफसर के साथ की गई। और वो सुरैया ने इसे वादा किया था कि मैं मिलने आऊँगी, लेकिन वह मिलने तो नहीं आई और उसने बताया भी नहीं कि उसकी शादी तय हुई है। और इसी का असर उसके मन पटल पर हुआ था कि उसने बताया तक नहीं, अपना अपना देख चुकी है। अब इसकी शादी तय हुई तो वह सरहद के उस पार चली जाएगी, तो उसका संबंध यहाँ के सरहद के इस पार के लोगों के साथ कुछ नहीं आएगा। और इसलिए वो खुदगर्ज बनकर, मतलबी बनकर वहाँ पर अपना जीवन, वह अपने जीवन के बारे में सोचने लगी। और इसी कारण इसके मन पटल पर कहीं ना कहीं दर्द है। और यह बेकारी इश्क में नाकामी और बेवफाई ने रेहान को दीवाना बना दिया। और इस तरह से उसकी हरकतें हर दिन अलग अलग होती जाती। वहाँ पर फसाद फिर हो गया और इस तरह से फसाद हो जाता, ये कुछ ना कुछ कहता। वहाँ पर लोग तरह तरह से दीवाना कहते, लेकिन इसकी अपनी स्थिति अलग थी। कुछ लोग इन्हें कहते हैं, इस रेहान को कहते, तुम मुस्लिम हो और तुम पाकिस्तान चाहते हो, पाकिस्तान बनाना चाहते हो। तब इसके मन में गुस्सा आ जाता है और वह अपनी बातें कहना चाहता है। नारायण नाम का एक व्यक्ति है, जब वो कहता है कि रहते हैं हिंदुस्तान में मगर सपने देखते हैं पाकिस्तान की, तब इस रेहान को गुस्सा आ जाता है और वह चाहता है, नारायण जी का जुमला नस्तर चुभो रहा है, इसे दर्द दे रहा है कि पटक पटक दिल चाहा, पटक पटक कर नारायण को मारकर पूछे, मंदिरों की मूर्तियाँ डॉलर और पाउंड के लालच में कौन बेचता है। और इस तरह से वह नारायण यानी
दूसरे जाति के, हिंदू जाति के लोगों को भी वहाँ पर बातें बता रहा है। हमें तुम वहाँ पर पाकिस्तान विरोधी, पाकिस्तान के बारे में सोचने वाले कहते हो, लेकिन तुम कैसे हो ये देखो, हम तो भारतीय, इस तरह से रेहान कहता है। उसकी बातों की हकीकत को कोई समझना नहीं चाहता था, उसे पागल दीवाना कहा जाता था। इस तरह की उसकी स्थिति थी। और वो बार बार कहता था, मारो कातिलों को, मारो मेरे कातिल को, सब नामर्द अंदर बैठे हैं। और इस तरह से वह छत पर चले जाना, खपरेल फेंक देना, रास्ते पर वहाँ पर फेंकना, और इस तरह से वो बार बार किया करता था। उसके कारण सारे समाज में वो पागल दीवाना समझा जाता था, जबकि उसकी कई बातें सामाजिक सच्चाई को व्यक्त करते थे। वो पढ़ा लिखा था, 5 साल हो गए थे एमए होकर, लेकिन उसके बावजूद उसकी यह मानसिक स्थिति थी। अब जब जब ये इस तरह से हरकतें करता, घर वाले परेशान हो जाते। समाज में यह जब बात करता तो समाज में भी एक अलग सी पहचान इस घर परिवार की हो रही थी, इसलिए घर वाले भी परेशान थे। अब एक तो लोग कहते हैं ये सूर्या के प्रेम के कारण इस तरह से हो गया। अब कई बार वो छत पर बैठ जाता। अब एक घटना ऐसी है, उसमें से इसकी मानवीयता, इसकी सहृदयता, इसकी इंसानियत झलकती है। और इसी कहानी में हम जब देखते हैं तब एक घटना ऐसी है, वो छत पर बैठा है, सूर्या की घर की ओर देख रहा है। रात का समय है। वो सूर्या के घर को देखकर मन में उसके वहाँ पर तड़प है, मन में गुस्सा है, और वो सूर्या को पूछना चाहता है, तुमने ऐसा क्यों किया, धोखा क्यों दिया। और इसलिए वो खपरेल से ऊपर से, अब वहाँ पर गर्मी के दिन थे, सारे लोग वहाँ पर आंगन में सोए हुए थे, और वह ऊपर छत से खपरेल करते हुए सूर्या की घर की ओर निकल रहा है। कर्फ्यू चालू है, वहाँ पर चल रहा है, और चारों तरफ वहाँ पर आतंकित वातावरण है, पुलिस वाले घूम रहे हैं। ऊपर से वह निकला है रेहान सूर्या की घर की ओर। उसे पूछने के लिए जाते जाते कई बार खपरेल बजते हैं, और एक ऐसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर खपरेल बज रहे हैं, आवाज़ आ रही है। और वहाँ पर उस खपरेल के बराबर नीचे जो एक मकान है, उस मकान में से किसी लड़की की आवाज़ आ रही है, जो एक आतंक फैला रही है। और उस आवाज़ के साथ यह एकाएक वहाँ पर चला जाता है और देखता है कौन है। कहता है कौन है, दरवाज़ा अंदर से बंद है, कोई 3 लड़के हैं। और उस लड़कों ने वहाँ पर किसी हिंदू लड़की, सरस्वती नाम की जो लड़की है, उसे कैद किया है। उसके साथ ये बदतमीजी कर रहे हैं। और तभी एकाएक ये चला जाता है। चले जाने के बाद एकाएक दरवाज़ा बंद था, उसे अपने पैर से धक्का देकर वो निकाल लेता, लात वहाँ पर पैर से जोर से लात मारते हुए उसे निकल देता है। और एकाएक वहाँ पर उस लड़की को जो 3 लोग वहाँ पर तंग कर रहे थे, अत्याचार करने का प्रयास कर रहे, वह फिल्म स्टाइल में जैसे कोई खलनायक होता है, 3-4 खलनायक होते हैं और नायक होता है, वह गले में हाथ रुमाल बांधते हुए खलनायक इधर उधर उस लड़की को वहाँ पर आसपास चक्कर लगाते हैं, नायक को विरोध करते। वही स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। रेहान चला गया है, उसके आजू बाजू वो 3 लड़के हैं, वो कहते हैं तुम कौन हो। यह उसमें से कहता है रेहान है, पागल है, दीवाना है। और इस तरह से वह जब कहता है तो उस लड़की को देखकर वह रेहान उस लड़की को बचाना चाहता है, लेकिन वह विरोध कर लेता है। उसमें से रेहान उन तीनों को मार पीट लेता है, उन्हें बंद कर देता है, किसी का दांत तोड़ लेता है, और इस तरह से उस लड़की को बचा तो लेता है। और उन लड़कों से बचा लेता है, उन्हें एक कमरे में बंद कर देता है। और लड़की को पूछा जाता है कि तुम्हारा घर कहाँ है। वैसे वो लड़की कमसिन थी, उस पर अन्य अत्याचार हो रहा था। वो 3 लड़के वहाँ पर उसे तो बर्बाद करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन यह अपने रेहान, जिसे पागल कहा जाता था, जिसे वहाँ पर दीवाना कहा जाता था, उसने एक सरस्वती नाम की जो लड़की है, राम खिलावन नाम के एक व्यक्ति है, उनकी पंचर की दुकान है, वहाँ पर वह पचूरिया की दुकान है, वहाँ पर जाकर उस लड़की को बचाते हैं। और यह इसके मन में रेहान के एक और विचार वो कहता है उस लड़कों को
मारते हुए, पीटते हुए, उस लड़की को छुड़ाते हुए, मेरे जीते जी इस मोहल्ले में किसी जालिम औरंगजेब की पैदाइश नहीं हो सकती, तारीख दोबारा मेरे सामने नहीं दोहराई जाएगी, वरना रेहान ने लाल आंखें तरेरी लड़की को आगे बढ़कर कंधे के पास से सहारा दिया, उसे यही छोड़ दो वरना हम 3 हैं, वो लड़के कह रहे थे। लेकिन रेहान पीछे नहीं हटा और उसने उस लड़की को बचाया। मार कूटकर उसने तीनों लड़कों को कमरे में बंद कर दिया। अब लड़की को बचाना है, इतना ही नहीं, लड़की को बचाने के बाद उस लड़की को कि बदनामी न हो, लोगों के नज़रों में वह लोग न ये न कहे कि लड़की वहाँ पर लड़कों के साथ थी वगैरह वगैरह बातें न करे, क्योंकि लोगों की बातें अलग होती है। और उस कारण से अब रेहान उस लड़की को बचाने के लिए उसे कहता है क्या तुम खपरेल से चल सकोगी तुम्हारे घर तक? वो लड़की कहती है हाँ। तो तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो वह रेहान जैसे पूछता है, लड़की कहती है राम खिलावन मेरे पिता का नाम है। और वह तुरंत बता दे, वो कहता है अरे नुक्कड़ वाली पसुरिया की दुकान पर ना? वो कहती है हाँ। तो वहाँ किसी तरह से वो रेहान उसे उस लड़कों से बचाकर ले जा रहा है। वह ले जाता है, उसे छोड़ देता है। वो कहती है कि मेरे रिश्तेदार पुलिस है। वो कहता है क्या रहने दो, कुछ देना नहीं है। और उसे छोड़कर जब आ रहा है रेहान, 3 बज गए करीब आकर अपने घर में सोया है। जैसे सोया है तो वहाँ पर दूसरे दिन नायन के द्वारा वहाँ पर उसके घर में जो दावतनामा, हम पत्रिका जिसे कहेंगे शादी की, दावतनामा आया है, यानी उसे आमंत्रित किया गया है। वो देख लेता है तो उस सूर्या की शादी तय हुई है, पाकिस्तान में वो चली जाएगी। इस तरह से सारी बातें उसके मन में तरह तरह की बातें हैं। तो दद्दा भी उस सूर्या पर गुस्सा है। वह कहती है इसका परिवार ठीक नहीं है, उसके परिवार की इस स्त्री ने किसी और स्त्री को वहाँ पर तकलीफ दी थी, उसका शरीर का ऐसा हिस्सा जो वहाँ पर जलाया था, कुछ ऐसा हिस्सा जो हम बयान नहीं कर सकते, वह इस तरह से वह हिस्सा जलाया था और इस तरह से वह परिवार ठीक नहीं है और उसने रेहान को फंसाया। इस तरह से दद्दा ने कहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता 1-2 दिन बीत गए। 1-2 दिन बीत जाने के बाद यह रेहान कई वहाँ पर अपने हिंदू मित्रों के घर में जाकर राखी बांध कर आया था और जाति के जो गुलमच्छी हैं उसके घर में चला गया था। सारे लोगों के साथ इसके मेलजोल बढ़ गए थे। वह बातचीत करता था और इस तरह से उसके अपने विचार थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिन गुजर गए और कुछ दिन गुजर जाने के बाद एकाएक 2-4 दिन से रेहान घर में ही नहीं आया। घर वाले परेशान है, शकूर चाचा परेशान है, वो हॉकी के खिलाड़ी है लेकिन वह अपनी प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे हैं और इस तरह से इधर उधर ढूंढा जाता है, कहीं नहीं मिलता रेहान। तो घर वाले परेशान है, अब क्या किया जाए? दद्दा कहती है ये परिवार तुम ही रक्षा करो, ईश्वर से प्रार्थना करती है। और उसके बाद 2-3 दिन के बाद पता चलता है घर के आंगन में अब एक शोर मचा है, वहाँ पर लोग रो रहे हैं। और 2 दिन के बाद वहाँ पर घर के आंगन में यह मरा हुआ पाया जाता है। वहाँ पर नाली में किसी वहाँ पर नाबदाम में ये मरा हुआ है। शरीर वहाँ पर अनेक चाकुओं के वहाँ पर जख्म है। इसके शरीर पर रेहान के शरीर गंदा हो गया है, मरने के बावजूद कीड़े मकोड़े पड़ गए, इस तरह की स्थिति है, बदबू आ रही है। उसे उठाकर घर में लाया जाता है और यह सुनकर रेहान की मृत्यु हो गई, उसे खून किया गया। लोगों में शक की बात हो रही है किसने मारा होगा, शायद उन्हीं 3 लड़कों ने मारा होगा जिनसे इस रेहान ने उस लड़की को बचाया था। और जैसे रेहान की बात मृत्यु की बात आ जाती है तो उसके परिवार वाले नहीं, जो हिंदू कहे जाने वाले सरस्वती भी रोती है, उसके पिताजी भी रोते हैं। जब हिंदू होने की राम खिलावन जो सरस्वती के पिताजी हुए भी रोते हिंदू होने के बावजूद। इंसानियत के नाते जिसने अब उनकी बेटी की इज्जत बचाई थी, इस कारण से उसका एहसान था। और इस कारण से रेहान की मृत्यु के बाद वहाँ पर एकाएक ये सारे रोने लगे। सारे 2 दिन से रेहान का पता न था और इस तरह से घटना घटित हो गई। और अजीब
यह सारी स्थिति लोगों में शेक पैदा हुआ, किसने मारा होगा, क्या मारा होगा, क्या हुआ होगा। लोगों में शेक था और यह जो नरगिस छोटी सी बहन है उसे लग रहा था भैया ने तो कुछ नहीं किया था, या वह चील को वह ये करते थे लेकिन उनके शरीर में कीड़े कहाँ से आ गए, इस तरह से, यानी दूसरे लोगों ने क्यों मारा, क्यों, यह उनके से कोई दुश्मनी नहीं थी। इस तरह से इस कहानी में सरहद के इस पार वह तब की स्थिति जो फसाद है, सांप्रदायिकता है, वहाँ का जीवन, वहाँ की सोच, सामाजिक स्थिति, राजनीति, ये सारी स्थितियाँ इस कहानी के माध्यम से, विषय वस्तु के माध्यम से मैंने चर्चा की है, तो वहाँ पर प्रस्तुत की गई है। इसमें जो गलतियाँ हैं मैं स्वीकारता हूँ। धन्यवाद।